जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का आपका जो 14 अप्रैल से एग्जाम होने वाला है उसी के रिलेटेड आपका एडिटोरियल प्रकाशन के तरफ से समान अध्ययन यानी पेपर 2 का दोस्तों हम सेट नंबर 5 देखेंगे। दोस्तों इससे पहले सेट नंबर हम 1 से लेकर 4 तक करा चुके हैं। अगर आपने दोस्तों 1 से लेकर 4 तक सेट नहीं देखा है तो आप पहले इसका हम एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पर देखेंगे। तो आइए दोस्तों सेट नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो दोस्तों आप लोग भी साथ साथ में उत्तर देते चलिएगा कि आप लोगों ने कितना सही उत्तर किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों शुरू करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि बिहार एग्ज़ाम से रिलेटेड दोस्तों आपका कोई भी अपडेट हो आप तक पहले पहुंचे। और साथ में दोस्तों आपका बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो जैसे आपका एईडीओ हो, उसके बाद दोस्तों बिहार एसआई मेंस हो, उसके बाद दोस्तों बिहार एसएससी आपका सीजीएल हो या इंटर स्तरीय हो या कार्यालय परिचारी हो, दोस्तों बिहार पुलिस हो, मद्य निषेध हो, इस सभी का हम प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दोस्तों लाते हैं जो कि आपका किरण पब्लिकेशन का, उसके बाद दोस्तों ज्ञान बिंदु का, खान सर का, उसके बाद आपका एडिटोरियल पब्लिकेशन का, रुक्मणी पब्लिकेशन का, सभी का हम प्रैक्टिस सेट दोस्तों लाते रहते हैं। इसलिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और आपका तैयारी एक जगह ही आपका दोस्तों हो जाएगा। इसलिए चैनल का प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा कि बिहार आपका दोस्तों कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो दोस्तों ये आपका 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। इसलिए दोस्तों 22 मार्च को आपका बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों पहले आपका बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक ही में बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। उसके बाद दोस्तों आपका 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग किया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को दोस्तों अलग कर दिया गया और अंततः आपका 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य का एक गठन किया गया। अगला देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों कि कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मूल्य वर्धित कर। याद रखिएगा दोस्तों वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट कहा जाता है। दोस्तों पहले ये इंडिया में भी वैट लागू था लेकिन इसके जगह पर अब दोस्तों जीएसटी आ गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से श्रेणी उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन सा आपका राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, केवल राज्यसभा से मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते। उसके बाद राज्य विधानसभाओं का मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद दोस्तों राज्य विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इनमें से कोई भी भाग नहीं लेता है। तो दोस्तों आपका तब भाग लेते कौन है, तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, उसके बाद राज्य के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, साथ में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुदुचेरी की विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना। बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन से ऐसे नेता थे
जो मुख्यमंत्री बने ये भारत का प्रधानमंत्री बने थे? तो दोस्तों ये आपका सिर्फ बीपी सिंह थे, यानी सॉरी ये आपका दोस्तों चंद्रशेखर थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रशेखर जो कि देश के 8वें प्रधानमंत्री थे और ये बिना सीएम बने ही आपका पीएम पद संभाले थे। वहीं दोस्तों आपका मोरारजी देसाई बम्बई का और चौधरी चरण सिंह आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश का और वीपी सिंह आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, बताइए कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन सा तत्व है? तो दोस्तों ये आपका ऑक्सीजन तत्व सबसे अधिक है, जिसकी मात्रा 46.8% है। उसके बाद दोस्तों आपका सिलिकॉन हो जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 6 नंबर की कन्याकुमारी डैश में स्थित है। कन्याकुमारी बताइए दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि आपका यह भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 7 नंबर की नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में, बताइए कि नाई बंद धोबी 1919 में कहाँ चलाया गया था? तो दोस्तों यह किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 8 नंबर पर चलते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्चा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? बताइए दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका अम्मापाली रेलवे स्टेशन सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताना है दोस्तों कि कौन सा आपका जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नेपाल के साथ दोस्तों आपका सीमा साझा पूर्णिया जिला नहीं करता, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि दोस्तों आपका 7 जिले नेपाल के साथ साझा करते हैं, उसमें से आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया शामिल है। पूर्णिया दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो कौन सा जिला दोस्तों आपका बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो दक्षिण गंगा क्षेत्र से दोस्तों आपका पटना वैशाली मेल नहीं खाता है, क्योंकि वैशाली दोस्तों आपका उत्तर में स्थित है, गंगा के उत्तरी में स्थित है, जबकि वहीं आपका अरवल गंगा के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद दोस्तों मुंगेर भी गंगा के दक्षिणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं है? बताना है दोस्तों कि कहाँ आपका धारवाड़ चट्टानें नहीं है, यानी कहाँ नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों धारवाड़ चट्टानें आग्नेय चट्टानें का ही एक रूप है, जो कि बिहार राज्य के दक्षिण पूर्व जिले जमुई, नवादा, मुंगेर, गया और राजगीर में है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कैमूर में नहीं है। दोस्तों कैमूर और रोहतास में आपका विंध्य प्रकार की चट्टानें हैं, जबकि वहीं नवादा, जमुई, गया, राजगीर दोस्तों आपका धारवाड़ चट्टानें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का रहा है कि बिहार में 1857 के क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? बताइए कि बिहार में जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय किसने नेतृत्व किया था? तो दोस्तों ये आपका बाबू कुंवर सिंह किए थे, और ये आपका वर्तमान बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर से किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का रहा है कि बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय
किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए दोस्तों। यानी बिहार के किस नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका करयानंद शर्मा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं दोस्तों 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना किए थे और इसके अध्यक्ष स्वयं स्वामी शाहजानंद जी थे और दोस्तों सचिव आपका श्री कृष्ण जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा कि बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो इसका प्रथम निर्वाचित सभापति दोस्तों आपको राय बहादुर सतीश चंद्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15 नंबर का रहा है कि कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिख सकती है? बताइए कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? ये तकनीक दोस्तों आपका एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी दोस्तों आप लोग एआई के बारे में बहुत सुनते होंगे। अगला देखिए दोस्तों 16 नंबर का रहा है किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि किन देशों के अंतरिक्ष एजेंसी ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? तो ये दोस्तों आपका तुर्की, स्वीडन और इटली का दिया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 17 नंबर का रहा है कि मायोपिया बीमारी निम्न में से संबंधित है? बताइए कि मायोपिया बीमारी किससे संबंधित है? तो दोस्तों मायोपिया का हिंदी अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष और ये आपका आंख से संबंधित है और इसके उपचार के लिए दोस्तों आपका अवतल लेंस का प्रयोग होता है और इस बीमारी का मुख्य कारण है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है? बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपका वनस्पति विज्ञान से नाम से ही पता चलता है कि पादप कार्य की, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसे दोस्तों प्लांट फिजियोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की आपका प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का है कि गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि? बताइए कि गाजर का रंग नारंगी किस कारण से होता है? दोस्तों गाजर का रंग नारंगी कैरोटीन के कारण से होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 20 नंबर का रहा है कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? बताइए कि किसमें परिवर्तन के कारण दोस्तों आपका जो पत्तियों में रंध्र होते हैं वो खुलते या बंद होते हैं? तो ये दोस्तों आपका कोशिकाओं में पानी की मात्रा के परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर कि मानव शरीर में होता है। बताइए कि मानव शरीर में आपका दोस्तों पानी कितना % होता है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों मानव शरीर में आपका पानी पूछे तो 70% पानी होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को बताइए कि कौन सा दोस्तों आपका उत्प्रेरक है जो कि शरीर के अंदर भोजन को तोड़ता है? बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा डाइजेस्टिक एंजाइम, यानी ऑप्शन सी। डाइजेस्टिक एंजाइम को दोस्तों हिंदी में कहते हैं पाचन एंजाइम, नाम से ही पता चलता है कि ये भोजन को पचाता है और इसका मुख्य पाचक एंजाइम आपका एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का रहा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो
तो विटामिन B12 का आपका रासायनिक नाम दोस्तों कोबालामिन हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं दोस्तों आप याद रखिएगा, विटामिन ए का पूछे तो रेटिनॉल, B1 का पूछे तो थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, वहीं B6 का पायरोडॉक्सिन, B12 का साइनोकोबालामिन या कोबालामिन याद रखिएगा, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का एगो कैल्सीफेरॉल, ई का टेकोफेरॉल और के का फ्लोक्योनिन। अगला 24 नंबर देखिए कि कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए कि कौन सा आपका दोस्तों स्वाद शक्कर की तरह होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों आपका सुक्रालोज का स्वाद आपका शक्कर की तरह यानी चीनी की तरह होता है। अगला देखिए 25 नंबर कह रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? बताइए कि जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से लवण का जब निर्माण होगा तो उसका पीएच मान क्या होगा? दोस्तों जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक रहेगा तो उसका यहाँ अम्ल का मात्रा ज़्यादा रहेगा, यानी लवण का आपका दोस्तों पीएच मान 7 से कम होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक रहेगा तो 7 से अधिक होगा, और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक रहेगा दोस्तों तो उदासीन होता है, जो कि 7 आपका पीएच मान रहेगा। अगला देखिए 26 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? बताइए कि इनमें से कौन सा दोस्तों आपका अम्ल क्षार का संकेतक है? अम्ल क्षार का दोस्तों आपका संकेतक हल्दी हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हल्दी पीले रंग का होता है, जो कि अम्लीय विलयन में डालने पर यह दोस्तों पीला रहेगा, लेकिन क्षारीय विलयन में डालने पर यह लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का रहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? बताइए कि शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कौन सा दोस्तों आपका पदार्थ बनेगा? तो ये आपका विरंजक चूर्ण बनता है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। दोस्तों देखिए शुष्क बुझे हुए चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, प्लस अगर Cl2 से यानी क्लोरीन से अभिक्रिया करता है दोस्तों तो ये आपका CaO और Cl2 का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है कि HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहते हैं? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहते हैं? तो इसे दोस्तों आपको ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 29 नंबर की आपको 3 प्रश्नावली दी गई है, उनमें से एक में आशुद्ध जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है, इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? बताइए दोस्तों कि किस विलयन के द्वारा दोस्तों आपका लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा? तो दोस्तों क्षार के द्वारा आपका लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिए कि एसिटिक अम्ल का गंध किसके समान होता है? बताइए कि एसिटिक अम्ल का गंध किसके समान होता है? तो इसका दोस्तों आपका गंध सिरका के समान होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का गंध सिरका के समान होता है। और एसिटिक अम्ल दोस्तों फलों के रस में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर का रहा है कि रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? बताइए कि कौन सा आपका दोस्तों आवेशित कण है इनमें से? तो दोस्तों आपका अल्फा कण आपका धनात्मक आवेशित कण होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपका बीटा कण निगेटिव होता है, जबकि
गामा किरण पर कोई भी आपका चार्ज नहीं होता है। अगला देखिए 32 नंबर कह रहा है कि एक समान नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी होती है। बताइए कि एक समान नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी कितनी सेंटीमीटर होता है। तो दोस्तों इसकी नाभिकीय दूरी 2 सेंटीमीटर होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश। यहाँ दोस्तों देखिए अपरिवर्तित दिया है, यानी सबसे कम आपका दोस्तों परिवर्तन कौन सा आपका किरण नहीं होगा। तो सबसे कम दोस्तों आपका लाल नहीं होता है और सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका बैगनी अपरिवर्तित रहता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका ट्रिक होता है दोस्तों कि जब स्पेक्ट्रम से गुजारा जाता है तो इसका प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो कि इसका ट्रिक होता है बैजनिया हब पिनाला। याद रखिएगा सबसे नीचे आपका दोस्तों बैगनी रहता है और सबसे ऊपर लाल रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर का रहा है कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है। अभी कुछ देर पहले ही बताए थे दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष यानी इंग्लिश में इसको मायोपिया कहा जाता है, जो कि उपयुक्त में से कोई भी उत्तर नहीं है। वहीं दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया को आपको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। अगला 35 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा का इकाई है। बताइए कि विद्युत धारा का इनमें से कौन सा इकाई है। तो विद्युत धारा का दोस्तों इकाई आपका बताइए कौन सा होगा, कूलम्ब होता है। वहीं विभव या विभवांतर का इकाई वोल्ट हो जाएगा। कूलम्ब दोस्तों इसका आवेश का इकाई है और वाट आपका शक्ति का इकाई है, जबकि विद्युत धारा का इकाई एम्पियर होता है। अगला देखिए 36 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। दोस्तों अभी बताए कि विद्युत धारा का इकाई एम्पियर होता है और इसे अमीटर द्वारा नापा जाता है। वहीं वोल्ट मीटर द्वारा दोस्तों आपको विभवांतर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 37 नंबर। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। बताइए कि कौन सा उपकरण अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों अति सूक्ष्म देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। वहीं दोस्तों आपको इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग विद्युत आवेश की स्थिति बताने के लिए किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम बताने के लिए। स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए किया जाता है। अगला देखिए 38 नंबर कह रहा है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। बताइए कि भारत किसमें दोस्तों आपका सबसे अधिक उत्पादन भी करता है और उपभोक्ता यानी खपत भी करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चाय। चाय दोस्तों आपका भारत में सबसे अधिक उत्पादन भी होता है और खपत भी होता है। अगला देखिए 39 नंबर कह रहा है कि भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। बताइए कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी। तो दोस्तों भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला, जिसमें आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर कह रहा है कि किसी देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। बताइए कि किसी देश का प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम किससे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से प्राप्त की जाती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि दोस्तों फॉर्मूला होता है प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बट्टा में कुल जनसंख्या। अगला देखिए 41 नंबर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। बताइए कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो इसका आकलन दोस्तों आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा किया जाता है। दोस्तों यह पहले
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने एनएसओ द्वारा किया जा रहा था, लेकिन इसका विलय सीएसओ एवं एनएसओ का विलय कर दिया गया 2019 में। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर कि भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में किस राज्य में किया गया? तो ये दोस्तों आपका राजस्थान राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर का है कि इनमें से किसने यह कहा कि सकल राष्ट्रीय आय GNI ग्रॉस नेशनल इनकम को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का घोतक है, यह मिथक है। बताइए कि यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन आपका दीनदयाल उपाध्याय जी का है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का घोतक है। अगला देखिए 44 नंबर का रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? बताइए कि अंत्योदय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो यह दोस्तों सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। और अंत्योदय दोस्तों इसका शुरुआत अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। अगला देखिए 45 नंबर का है कि एक पंचायत समिति किसी स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर आपका दोस्तों पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ये आपका ब्लॉक स्तर पर संचालन करती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 46 नंबर देखते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? बताइए कि पंचायतों का वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार 5 वर्षों में क्या गठित करता है? तो दोस्तों ये आपका वित्त आयोग गठित करता है। और इसकी चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 243 के आई में है, जो कि वित्त आयोग राज्य की समेकित निधि कोष से पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता करता है। उसके बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक करता है। अगला देखिए 47 नंबर का रहा है कि किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? बताइए कि अभी तक किस राज्य में पंचायत व्यवस्था इनमें से नहीं है? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों नागालैंड, मिजोरम और मेघालय तीनों राज्य में आपका पंचायत व्यवस्था लागू नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। वहीं दोस्तों केरल राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर का रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बताइए कि इनमें से कौन सा कथन दोस्तों आपका सही नहीं है? पहला है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। बिल्कुल सही है, क्योंकि धन विधेयक दोस्तों आपका लोकसभा में पास होता है। वहीं दोस्तों धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये बिल्कुल गलत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी बताया दोस्तों कि धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है। अगला कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। बिल्कुल सही है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए 49 नंबर कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर कौन होता है? बताइए दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा? कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रह सकता है? तो दोस्तों इसकी चर्चा अनुच्छेद 70 में है कि अगर ऐसी कभी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस समय भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 50 नंबर का है कि किसी सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। बताइए कि
वह कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं? तो दोस्तों ये आपका राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, और राज्यसभा का आपका अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 63 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर की, भारत में अंतर्जातीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? बताइए कि भारत में अंतर्जातीय परिषद की स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों इसकी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेशानुसार 1990 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? बताइए दोस्तों कि ये करंट से संबंधित है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपको कौन सा चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे दिए थे? तो ये आपका अरुण गोयल दे दिए थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो ज्ञानेश कुमार है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा है? बताइए कि सबसे अधिक बार आपका दोस्तों लंबे समय तक कौन आपका लोकसभा का अध्यक्ष रहा था? तो दोस्तों ये आपका इंद्रजीत गुप्ता थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंद्रजीत गुप्ता दोस्तों आपका 11 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 54 नंबर की, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? बताइए कि अनुच्छेद 300 में आपका किसकी चर्चा है? तो अनुच्छेद 300 में दोस्तों आपका मुकदमे तथा कार्रवाई की चर्चा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर के, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक देश को बनाता है? बताइए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 में क्या चर्चा है दोस्तों? यानी अनुच्छेद 1 के तहत देश को क्या बनाता है? तो दोस्तों ये आपका एक संघ बताता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद 1 में दोस्तों आपका चर्चा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर के, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? बताइए कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में आपका कुल अनुच्छेद 395 है, जो कि मूलतः आपका 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची थी, और वर्तमान में दोस्तों आपका 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अगला देखिए 57 नंबर का रहा है कि सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य दोस्तों आपका गोवा में स्थित है, जो कि गोवा के मांडवी नदी के किनारे चोरवाव द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर का रहा है कि अम्ल वर्षा का घटक है। बताइए कि अम्ल वर्षा का घटक क्या है? तो अम्ल वर्षा दोस्तों आपका HNO3 और साथ में H2SO4 के कारण होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं अम्ल वर्षा का pH मान पूछे दोस्तों तो 4.2 से 4.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर का रहा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? बताइए कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पहले पूछता था दोस्तों कि किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है, दे दिया है। किस जिला में पूछा है दोस्तों, तो किस जिला में? ये आपका मयूरभंज जिले में स्थित है, जो कि 2009 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के सूची में शामिल किया गया था। वहीं दोस्तों उड़ीसा का अन्य पूछे आपका तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, गहीर माथा वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला पूछे 60 नंबर कह रहा है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य आपका गोवा राज्य में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला 61 नंबर कह रहा है कि IUCN
IUCN का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बताइए कि IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड है। और इसका दोस्तों आपका काम है कि पौधे और जानवरों के संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट का जारी करना। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर की, एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? बताइए कि एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में कितना % ऊर्जा अवशोषित होता है? तो ये आपका दोस्तों 10% अवशोषित होता है, जो कि 10% का नियम कहा जाता है। और इस नियम को दोस्तों रेमंड लिंडमैन ने दिया था। अगला देखिए 63 नंबर का रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो दोस्तों बिहार की महिला साक्षरता दर आपका सबसे न्यूनतम है, जो कि 50.50% है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर देखिए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? बताइए दोस्तों कि सबसे अधिक आपका अनुसूचित जनजाति कौन सा है? तो ये आपका दोस्तों भील जनजाति है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दूसरी बड़ी जनजाति पूछे दोस्तों आपका गोंड हो जाएगा, प्रथम पे आपका भील हो जाएगा। अगला 65 नंबर का रहा है कि भारत की प्रथम जनगणना किस वर्ष पर आरंभ की गई थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपका अगर क्रमवार पूछे तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आपका शुरू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर का रहा है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, बताइए कि इनमें से कौन सा पर्वत यूरोप में स्थित है? तो दोस्तों आपका अल्पास पर्वत यूरोप में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी के बीच पड़ता है। वहीं दोस्तों आपका हिमालय जानते हैं कि ये आपका एशिया में भारत, नेपाल, चीन के बॉर्डर पर स्थित है। वहीं दोस्तों आपका रॉकी पर्वत पूछे तो आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उसके बाद दोस्तों यूराल पर्वत आपको यूरोप और एशिया को अलग करता है। और एंडीज पर्वत दोस्तों आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर का रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बताइए दोस्तों कि कौन सा देश आपका कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो दोस्तों सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन आपको अमेरिका के बाद सऊदी अरब करता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 2022 के आंकड़े के अनुसार है। और अभी दोस्तों वर्तमान में इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच युद्ध जो चल रहा है उसमें मेन मुद्दा आपका कच्चा तेल और परमाणु हथियार है। अगला 68 नंबर का रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? बताइए कि रस्ट बाउल आपका किस प्रदेश यानी कि क्षेत्र से संबंधित है? तो रस्ट बाउल दोस्तों आपका कैलिफोर्निया प्रदेश से संबंधित है। और यह क्षेत्र दोस्तों अमेरिका उद्योग का धोरी और विनिर्माण उद्योग का केंद्र माना जाता है। अगला देखिए 69 नंबर का रहा है कि तेल के कोष सबसे अधिक किस देश में है? बताइए कि तेल का कोष आपका सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका वेनेजुएला देश में पाया जाता है। और यहीं के दोस्तों आपको राष्ट्रपति को अमेरिका ने रात में उठा के लेके चला गया था। अगला देखिए 70 नंबर का रहा है कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का दोस्तों सबसे चमकदार ग्रह आपका शुक्र ग्रह है, जिसे भोर का तारा, सांझ का तारा या पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? बताइए कि किनके मध्य की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपका पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि
12,756 किलोमीटर आपका कुल विषुवतीय रेखीय यानी विषुवतीय व्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, विषुवतीय व्यास से ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? बताइए दोस्तों कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना आपका अधिक है? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय यानी विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है और वहीं ध्रुवीय व्यास दोस्तों आपका 12,714 किलोमीटर है, जो कि दोस्तों आपका लगभग 43 किलोमीटर से अधिक है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 73 का रहा है कि भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए कि 1855 में दोस्तों आपका प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये आपका कोलकाता के निकट रिसरा में किया गया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों जूट को सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर का रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? बताइए कि सर्वाधिक सागवान के जंगल कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक दोस्तों सागवान का जंगल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला 75 नंबर का रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। बताइए कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपका दोस्तों पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप एवं अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं, जो कि आपका उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी तट में दोस्तों आपका कर्नाटक केरल दोनों सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर का रहा है कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित उद्देश्य कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होने चाहिए? बताइए दोस्तों कि राष्ट्रीय वन नीति के तहत आपका वन क्षेत्र कितना % होना चाहिए? तो दोस्तों ये आपका 33% होना चाहिए। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और राष्ट्रीय वन नीति दोस्तों आपका 1952 में लाया गया था, जिसका मुख्य 4 वन में राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, गांव के जंगल और वक्ष भूमि में विभाजित किया गया था। अगला देखिए 77 नंबर की, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए कि कश्मीर में जो पहलगाम है किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही पहलगाम आतंकी घटना के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो ये आपका दोस्तों लीदर नदी के किनारे स्थित है, जो कि अनंतनाग जिले का एक छोटा सा कस्बा यानी पर्यटक स्थल है और यहाँ अमरनाथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर का रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? बताइए कि क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों आपका कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जिला आपका गुजरात के कच्छ जिला है, जो कि देश का सबसे बड़ा आपका जिला है। इसके बाद दोस्तों आपका लेह जिला हो जाएगा, उसके बाद जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिला है। अगला देखिए दोस्तों 79 क्वेश्चन कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? बताइए कि कौन सा पहाड़ी में दोस्तों आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो ये आपका दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ में मिलते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोधा बेटा है और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और वहीं दोस्तों आपका पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये आपका अन्नामुड़ी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर का है कि राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना किया गया था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा दोस्तों आपको ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था और इनके द्वारा दोस्तों ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। और राजा राम मोहन राय को भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत या आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? बताइए
कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था दोस्तों? तो इसका उन्मूलन यानी इसको खत्म लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, और इसका श्रेय भी दोस्तों आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा जाता है, जो कि 1829 में दोस्तों आपका सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अगला क्वेश्चन 82 नंबर का रहा है कि नील खेतिहर की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? बताइए कि नील दर्पण के रचयिता यानी नील दर्पण पुस्तक किनकी है? तो ये दोस्तों आपका दीनबंधु मित्र का है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर का रहा है कि बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बताइए कि बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? तो दोस्तों आपका बहिष्कृत भारत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 1924 ईस्वी में शुरू किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अम्बेडकर साहब के द्वारा आपका दोस्तों अन्य पत्रिका पूछे तो मुख्य नायक, उसके बाद समता, उसके बाद जनता, उसके बाद दोस्तों आपका प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका इनके द्वारा निकाला गया था। वहीं दोस्तों आपका ज्योतिबा फुले द्वारा आपका गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किया गया था, और बाल गंगाधर तिलक द्वारा दोस्तों आपको गीता रस, द ओरियन एवं द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज नामक पुस्तक लिखा गया था। अगला देखिए 84 नंबर का रहा है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों आपका लाला लाजपत राय थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर का रहा है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आपका 1858 ईस्वी को आया था। वहीं 86 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि दोस्तों आपको 1857 ईस्वी को ही माना जाता है, और इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 87 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कि कौन सा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका मुख्य कारण था दोस्तों अधिकारियों की अक्षमता, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर का रहा है कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था? बताइए दोस्तों कि शिवाजी का पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी का दोस्तों पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और वहीं दोस्तों आपका माता का नाम पूछे तो जीजाबाई था, और इनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? तो दोस्तों अष्टप्रधान आपका शिवाजी के आपका मंत्रियों को कहा जाता था, जिसमें मुख्य रूप से आपका पेशवा, अमात्य, वाक्यानिविश, सुमंत, सूरनविश, सारेनौबत, पंडित राव और न्यायाधीश पद सम्मिलित थे, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 90 नंबर का रहा है कि शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता है। बताइए कि विदेश मंत्री के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता था? तो अभी दोस्तों बताए थे कि शिवाजी के शासन में मंत्रियों को अष्टप्रधान नाम से जाना जाता था, और इसमें आपको दोस्तों विदेश मंत्री सुमंत को कहा जाता था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपका वित्त या राजस्व मंत्री अमात्य को कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों आपका सचिव को राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य मिला था। उसके बाद दोस्तों आपको सर-ए-नौबत या सेनापति को सेना की भर्ती संगठन का प्रबंधन करता था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों 91 नंबर का रहा कि निम्नलिखित में से कौन
भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है। बताइए कि कौन सा इनमें से कर है जो भूमि उत्पादन पर लागू नहीं होता था। तो दोस्तों ये आपका खम्ज कर, जो कि लूट का धन पर लागू होता था, ये आपका भूमि कर से संबंधित नहीं था। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 92 नंबर की, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इब्न बतूता का आपका वृत्तांत रेहला नामक पुस्तक में चर्चा है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपका इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जिसे दोस्तों दिल्ली के काजी के रूप में नियुक्ति मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था। तो दोस्तों एमबीटी ने अपना राजधानी दिल्ली से आपका दौलताबाद स्थानांतरित किया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह दोस्तों आपका 1327 ईस्वी में स्थानांतरण किया था, जो कि इसका प्रयास असफल रहा। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग दीवान अमीर कोही के भी स्थापना किया था, जो कि भी आपका असफल रहा। उसके बाद दोस्तों इसका 5 कार्य किया था, जो कि पांचों आपका असफल रहा, इसीलिए इसको पागल बादशाह कहा जाता है या विरोधाभास बादशाह कहा जाता है। अगला देखिए 94 नंबर का रहेगा, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बद्रीनाथ धाम आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो कि चमोली जिले में पड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों चारों धाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ भी शामिल है, जो कि बद्रीनाथ दोस्तों आपका भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला देखिए 95 नंबर का रहा है कि महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। तो महापुराणों की संख्या दोस्तों आपको 18 है। वहीं वेद का पूछे संख्या, तो वेद का संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 96 नंबर की, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। बताइए कि जैन धर्म के दोस्तों 23वें तीर्थकर कौन थे। तो दोस्तों आपका जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जो कि आपका 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। वहीं दोस्तों आपका 24वां तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। और प्रथम तीर्थकर आपका ऋषभनाथ थे। वहीं दोस्तों आपका अरेस्ट नेमी 22वें तीर्थकर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 97 नंबर का रहा है कि त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिपिटकों का दोस्तों संबंध, बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो त्रिपिटकों का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें आपका दोस्तों मुख्य रूप से 3 पिटक को सम्मिलित किया गया है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। वहीं दोस्तों आपका त्रिरत्न पूछे तो आपका जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर पूछ भी दिया दोस्तों कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर का रहा है कि पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो पाटलिपुत्रा में दोस्तों बुलाई गई प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष आपका अस्तुलभद्र थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों आपका प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष अस्तुलभद्र, जो कि 2 बार जैन संगीति हुआ था। वहीं आपका दोस्तों 4 बार बौद्ध धर्म का आयोजन हुआ था। और ये जैन संगीति दोस्तों आपका मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। और इस सेट का दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न 100वां नंबर देखिए कि जैन धर्म का प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। बताइए कि महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों। यानी महावीर स्वामी का आपका कहाँ पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो ये आपका पावापुरी में हुआ था। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
और इनकी मृत्यु दोस्तों आपका 540 ईस्वी पूर्व में, याद रखिए दोस्तों, 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। दोस्तों इस तरह से आपका कुल 100 प्रश्न समाप्त हुआ। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, और कोई भी डाउट है आप कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।